Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about R.C. Cooper case of 1970. It is also known as Bank Nationalization case. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. तो अगर आपको याद होगा, अगर आप पहले से न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि इंडियन एक्सप्रेस में एक सीरीज चल रहा है, उसका नाम है रीसेपिंग द रिपब्लिक केस बाय लैंडमार्क केस। इसके अंतर्गत इंडियन एक्सप्रेस में इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को कवर किए जा रहे हैं, जिसके मदद से भारत की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो सेप हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसमें कई सारे जजमेंट्स अभी तक हम लोग देख चुके हैं, चंपकम दुराई राजन, अनवर अली केस एंड ऑल। लास्ट टाइम हमने देखा था गोलकनाथ केस। आज इंडियन एक्सप्रेस में इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस किया जाएगा आरसी कूपर केस ऑफ 1970। इट इज ऑल्सो नोन एज बैंक नेशनलाइजेशन केस। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 1969 में भारत सरकार ने फैसला किया कि 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स का सरकारीकरण किया जाएगा, मतलब दे विल बी नेशनलाइज्ड। इसके लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और बाद में एक कानून भी पास किया गया। उस कानून का नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1969। तो इस कानून की मदद से 14 बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड, मींस अर्लियर दे वर प्राइवेट बट लेटर ऑन दे वर एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने कुछ एक अमाउंट भी दिया था कंपनसेशन के तौर पे, बट कई सारे लोग उस डिसीजन से खुश नहीं थे, दे वर अनसेटिस्फाइड। एंड उसमें से एक इंसान थे आरसी कूपर, हु वाज शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। उन्होंने ये कानून बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जिसके मदद से एक्विजिशन किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया 14 प्राइवेट बैंक्स का, उस कानून को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो आरसी कूपर ने किस ग्राउंड पे इस कानून को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वो जरा देखते हैं। 3 मेन ग्राउंड्स थे जिस बेसिस पे इस कानून को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। पहला कि दिस लॉ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969 इज वायलेटिंग राइट टू इक्वालिटी गारंटेड अंडर आर्टिकल 14। देखिए, आरसी कूपर साहब ने आर्ग्यू किया कि सिर्फ ये 14 बैंक्स को ही क्यों नेशनलाइज किया गया है। वाई सम प्राइवेट बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज्ड व्हाइल अदर्स हैव नॉट। तो कहीं ना कहीं जिनको नेशनलाइज किया गया है उनकी राइट टू इक्वालिटी वायलेट हुई है। ऑल द बैंक्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ये आर्गुमेंट रखा गया। दूसरा आर्गुमेंट था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत एक राइट है विच सेज देयर विल बी फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ चॉइस। तो आरसी कूपर साहब कहते हैं कि मेरा राइट है टू प्रैक्टिस ए प्रोफेशन, उसके अंतर्गत आई वांटेड टू रन अ प्राइवेट बैंक। अब सरकार ने उसका सरकारीकरण कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरा ये अधिकार टू प्रैक्टिस ए प्रोफेशन ऑफ चॉइस इज गेटिंग वायलेटेड। बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था वो रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 उस टाइम में संविधान में हुआ करता था, विच वॉज ब्रॉडली नोन एज राइट टू प्रॉपर्टी। लोगों का जो संपत्ति का अधिकार था, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर जो उनका क्लेम था, दैट यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट बाय देन। 1969 की हम बात कर रहे हैं। आपने इंडियन पॉलिटी के बेसिक क्लास में जरूर सीखा होगा कि बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी करेंटली इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, इट वाज शिफ्टेड टू आर्टिकल 300A। दैट मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल देयर, गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट एज अ फंडामेंटल राइट, बट जस्ट एज एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1969 की। उस टाइम में आर्टिकल 31 के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, और साथ ही साथ आर्टिकल 31 के सब क्लॉज 2 में लिखा था कि अगर गवर्नमेंट किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करती है तो उस केस में सरकार को एडिक्वेट कंपनसेशन देना होगा। दिस वर्ड वाज रिटन हियर कि कंपनसेशन देना होगा सरकार को।
आरसी कूपर साहब का कहना था कि इस पर्टिकुलर केस में जहां पे सरकार ने उनके बैंक को एक्वायर किया है, उनको जो अमाउंट मिला है वो एडिक्वेट नहीं है, तो द अमाउंट इज नॉट कंपनसेटिंग फॉर द लॉस या फॉरगॉन प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी का उनको लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस नेशनलाइजेशन, उसके अगेंस्ट जो सरकार ने उनको अमाउंट दिया है, दैट अमाउंट इज नॉट इनफ, इट इज नॉट कंपनसेटिंग इन प्रोपोर्शनल मैनर। तो आर्टिकल 31 कहता है, सीधी बात है कि सरकार अगर आपकी संपत्ति लेगी, वैसे तो आपकी संपत्ति पे आपका अधिकार है, इट्स योर फंडामेंटल राइट, लेकिन अगर सरकार आपकी संपत्ति लेती है तो उस केस में आपको एक अच्छा खासा मुआवजा, कंपनसेशन मिलेगा। इन 3 ग्राउंड्स पे आरसी कूपर साहब ने इस बैंकिंग कंपनीज एक्ट को चैलेंज किया, जिसके अंतर्गत 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। इस केस को कहा जाता है आरसी कूपर केस या फिर बैंकिंग नेशनलाइजेशन केस, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बैंकिंग कंपनीज एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून वाकई तौर पे, इन रियलिटी दिस एक्ट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन बैंक्स। तो सुप्रीम कोर्ट फाउंड इट वायलेटिंग आर्टिकल 14 कि व्हाई सम बैंक्स हैव बीन nationalized while others have been left। तो कहीं ना कहीं इट इज डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड कि इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 बिकॉज द कंपनसेशन इज नॉट एडिक्वेट। जो भी अमाउंट दिया गया है सरकार की तरफ से, दैट वाज नॉट एडिक्वेट, सो इट इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2। सरकार ने क्या किया, देखिए, आपको मैंने पहले भी जब गोलकनाथ केस बताया था तो बताया था कि गोलकनाथ केस 1967 से लेकर के 1973, केशव नंद भारती केस, ये 6 साल का जो टाइम था, या इनफैक्ट उसके बाद जो इमरजेंसी आई भारत में 1975 तक, ये 8 साल का जो टाइम था इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक टग ऑफ वॉर का टाइम था बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स लेड बाय इंदिरा गांधी जी एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी चाहती थी कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के साथ साथ जुडिशियल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाए। तभी तो उन्होंने गोलकनाथ केस में कह दिया था कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट एंड लेजिस्लेचर्स कैन नॉट चेंज इट एट ऑल। याद है आपको, लास्ट टाइम हमने गोलकनाथ केस डिस्कस किया है। और फिर एग्जीक्यूटिव्स ने पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स हेडेड बाय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, चूंकि वहां पे उनके पास मेजोरिटी थी दोनों हाउस में, तो वहां पे उन्होंने अमेंडमेंट करके संविधान में ही लिख दिया कि द लेजिस्लेचर कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है कुछ और, डायरेक्शन सुना रही है कुछ और पार्लियामेंट कानून बना रहा है कुछ और पार्लियामेंट में कानून बनवाने वाले लोग कौन होते हैं? जिनके पास मेजोरिटी होती है इन द हाउसेस, यानी कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी के बीच में टसल सा टाइम चल रहा था 1967 से लेकर के 1975 तक। इस टसल को काफी हद तक इसमें एक बैलेंस्ड फैसला लिया गया इन 1973 केशवनंद भारती जजमेंट, वो तो आप जानते ही हैं, बट उस पर हम बाद में आएंगे। कमिंग बैक टू दिस करेंट डिस्कशन कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आरसी कूपर केस, इट वाज क्लासिक एग्जांपल ऑफ टसल या टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स ऑन वन साइड एंड जुडिशियरी ऑन द अदर साइड। एक तरफ जुडिशियरी ने कहा कि आपका ये जो कानून है बैंकिंग अमेंडमेंट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1969, जिसके अंतर्गत आपने 14 बैंक्स को प्राइवेटाइज किया है, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आपने एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं दिया है। सरकार ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? ये कानून को वापस लेने के बजाय सरकार ने संविधान में एक अमेंडमेंट किया, 25th अमेंडमेंट लाया। 25th अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन 1971, जिसमें आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 के वर्ड्स को बदल दिया गया। यहां पे आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 में पहले लिखा हुआ था वर्ड कंपनसेशन, कंपनसेशन वर्ड वाज रिप्लेस्ड विथ अमाउंट। गवर्नमेंट रोट आफ्टर दिस अमेंडमेंट कि अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखिए, कंपनसेशन और अमाउंट वर्ड में क्या मेन अंतर आता है। कंपनसेशन वर्ड जो है, इट इज मोर यू से जुडिशियली
रिव्यूएबल फॉर फेयरनेस। आपको मैं कहूं कि मैं आपको कंपनसेशन दूंगा और मैं आपको कहूं कि मैं आपको एक अमाउंट दूंगा, दोनों में थोड़ा अंतर है। कंपनसेशन मतलब वट एवर sum of money I'm going to give you in return of your property has to be fair. बट अमाउंट, अगर मैं कहूं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी लेकर के आपको कुछ अमाउंट दूंगा तो उसमें फेयरनेस की बात नहीं आती है। वट एवर सम ऑफ मनी आई एम गोइंग टू गिव यू इन रिटर्न ऑफ योर प्रॉपर्टी विल बी डिसाइडेड बाय मी एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो कंपनसेशन वर्ड को हटा करके वर्ड इस्तेमाल किया गया अमाउंट, कि सरकार एक अमाउंट देगी। कंपनसेशन वर्ड के लिए हो सकता है हिंदी में वर्ड मुआवजा, और अमाउंट के लिए हो सकता है राशि। तो एक तरफ कंपनसेशन वर्ड लिखा था पहले, मतलब गवर्नमेंट विल हैव टू गिव अ फेयर सम ऑफ मनी, बाद में उसको रिप्लेस करके कर दिया गया अमाउंट, मतलब गवर्नमेंट विल डिसाइड वट एवर सम ऑफ मनी इट विल गिव, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल हैव टू कीप दैट सम ऑफ मनी एंड दे कैन नॉट चैलेंज इट इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 को पहले अमेंड किया गया 25th अमेंडमेंट की मदद से। वहां पे कंपनसेशन की जगह पे वर्ड लाया गया अमाउंट, ताकि कोई भी कोर्ट में इस ग्राउंड पे चैलेंज ना करे कि नहीं नहीं, जो पैसा हमको दे रही है सरकार मेरे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो पैसा इनफ नहीं है, फेयर नहीं है। मतलब सरकार ने तय किया है, अब आपको लेना पड़ेगा। सरकार ने एक और आर्टिकल इंसर्ट किया 25th अमेंडमेंट करके इन आर्टिकल 31 आर्टिकल तो पहले से था ही, उसमें एक आर्टिकल 31C इंसर्ट किया, जिसमें लिखा सरकार ने कि सरकार अगर कोई भी कानून लाती है in order to give implementation to the DPSP's Directive Principle of State Policies के Article 39B and 39C, which talks about equitable distribution of resources and prevention of concentration of wealth in hands of few people, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कोई भी कानून लाती है इन लाइन विथ द DPSP's Article 39B and 39C, so that law will not be challenged in any court on the ground that the law is violating Article 14, 19 या 31। तो अगर सरकार कोई भी कानून लाती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर कराने के लिए, बेसिकली इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, तो आप इस बात पे, इस ग्राउंड पे कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये जो कानून है ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी राइट्स है, या आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन कर रहा है। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की सरकार ये दिखाना चाहती थी कि वी वांट टू अपहोल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, और इसी कारण से हम लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसीज ला रहे हैं, नेशनलाइजेशन ला रहे हैं। वी वांट टू डू वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रिच टू पुअर, और इस एक्टिविटीज में वी डोंट वांट टू गेट ब्लॉक्ड बाय कोर्ट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेयर कंपनसेशन। ये नहीं कि बात बात पे कोर्ट इंटरफेयर करे। अब ये मामला पहुंचा फिर से सुप्रीम कोर्ट में, केशव नंद भारती जजमेंट 1973, द मोस्ट मॉन्यूमेंटल जजमेंट, कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। सरकार को कहा गया कि आपका कानून गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सरकार ने इस कानून को बचाने के लिए संविधान में ही अमेंडमेंट कर डाले। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में 1973 में केशव नंद भारती जजमेंट। केशव नंद भारती जजमेंट को हम डिटेल में फिर से देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो इस सीरीज में अगला जजमेंट आएगा वो केशव नंद भारती जजमेंट ही होगा। केशव नंद भारती जजमेंट में मेनली जो चैलेंज किया गया वो चैलेंज किया गया इस 25th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें दो मेन अमेंडमेंट थे, एक कंपनसेशन वर्ड को चेंज करके लिख दिया गया था अमाउंट, और दूसरा कहा गया था कि सरकार अगर कोई भी कानून लाती है इन डीपीएसपी के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो दे कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट दे आर वायलेटिंग आर्टिकल 40, 90 या 31। केशव नंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही अमेंडमेंट्स को इवैल्यूएट किया ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला अमेंडमेंट ठीक है, आर्टिकल और 25th अमेंडमेंट के अंतर्गत जो पहला चेंज किया गया है कंपनसेशन के जगह पे अमाउंट, ये ठीक है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज वैलिड, इट इज गवर्नमेंट वाज वेल विद इन इट्स राइट टू ब्रिंग दिस चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो सेकंड अमेंडमेंट है या सेकंड प्रोविजन है ऑफ 25th अमेंडमेंट, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और यहीं पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉन्यूमेंटल फैसला सुनाया कि संविधान के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाना चाहिए और उसको बदला नहीं जा सकता, और जुडिशियरी का पावर टू रिव्यू एनी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द जुडिशियरी इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर।
and that is the reason why this second amendment, सेकेंड प्रोविजन ऑफ 25th अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू के पावर को लिमिट कर रहा है। तो केशवनंद भारती जजमेंट बहुत सारे मामलों में मॉन्यूमेंटल जजमेंट है, इसके बारे में हम अगला सीरीज में वापस से देखेंगे ही, बट इसके बारे में आई होप आपको बेसिक पॉलिटी के क्लास में ही बताया गया होगा। इट लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड इट इम्प्लिसिटली या इनडायरेक्टली laid down the provision that judicial review was part of basic structure doctrine. Apart from so many things which can be considered as basic structure of the Indian Constitution, power of judiciary to review a law is also basic structure of Indian Constitution. बाद में जुडिशियल रिव्यू को इनडायरेक्टली या इम्प्लिसिटली केशवनंद भारती जजमेंट में कहा गया कि इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बाद में 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली क्लियरली इन इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टाइम था टसल का। एकदम मोटी मोटी बात यह है कि बैंकिंग नेशनलाइजेशन किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, येट बैंकिंग नेशनलाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने संविधान में ही अमेंडमेंट कर डाले। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा कि ठीक है, आपने कंपनसेशन के जगह पे जो अमाउंट किया है ये ठीक है, और उसके बेसिस पे आपने जो भी बैंक को नेशनलाइज किया है वो नेशनलाइजेशन ठीक है। इसीलिए बैंकिंग नेशनलाइजेशन जो किया गया था 1969 में, उसको रिवर्स नहीं किया गया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कंपनसेशन के जगह पे अमाउंट वर्ड का जो अमेंडमेंट किया आपने संविधान में वो ठीक है, तो आपने जो भी पैसा दिया है ठीक है। बट मामला अलग आ गया 25th अमेंडमेंट में कि जुडिशियल रिव्यू पे आप लिमिटेशन नहीं लगा सकते। जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एज आई हैव रिक्वेस्टेड यू कि 2-3 दिनों तक हम लोग मेंस क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि टीम अपना पुराना बैकलॉग खत्म करेगी, आंसर इवैल्यूएट करने वाली टीम। तो आज इसके ऊपर कोई मेंस क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम साल 2018 में लॉन्च किया गया था। इसको मेनली रन करती है नीति आयोग इन एसोसिएशन विथ स्टेट गवर्नमेंट्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मेन लक्ष्य ये है कि भारत के जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वहां पे फिर डेवलपमेंट लाया जाए। ओरिजिनली यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 117 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में नंबर्स रिड्यूस होकर के हो गए 115। करेंटली देयर आर 112 backward districts that have been identified under aspirational district program, जहां पे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसके अंतर्गत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और वहां पे डेवलपमेंट लाया जा रहा है, इसके पीछे एक मेन लक्ष्य जो है भारत सरकार का वो ये है कि भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रैंकिंग इंप्रूव की जाए। आपको पता है कि भारत की एचडीआई रैंकिंग काफ़ी पुअर है। कुछ दिनों पहले भी जब रैंकिंग निकली थी फॉर द ईयर 2022-23, तो हमारा रैंक 130 के आसपास आया था। तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक काफ़ी खराब रहता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक खराब रहने के पीछे एक बड़ा कारण है कि कुछ कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे एक्सट्रीम बैकवर्डनेस है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है। इन जनरल हमारा देश तो काफी तरक्की कर रहा है, बट कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे, पॉकेट्स मतलब रिमोट एरिया जहां पे बहुत बैकवर्डनेस है। तो इन एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां पे डेवलपमेंट लाया जाए, इस मकसद से लॉन्च किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत भारत के 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके वहां पे काम किया जा रहा है, ताकि वहां पे डेवलपमेंट आ सके और भारत की एचडीआई रैंकिंग इंप्रूव हो सके। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मेन एरियाज पे फोकस किया जाता है: हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट पे, एंड ओवरऑल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, रेलवे लाइन कनेक्टिविटी एंड ऑल। और ये जो 5 थीम्स हैं, इन सब का अपना अपना वेटेज भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, एजुकेशन का वेटेज है 30%, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का वेटेज है 30%, एग्रीकल्चर का वेटेज है 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट दोनों को एक साथ मिला लिया जाए तो इनका वेटेज है
10%। लेकिन इन दोनों का भी अगर सब वेटेज देखा जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है 5%, स्किल डेवलपमेंट का है 5% एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वेटेज है 10%। और अलग अलग जो जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत, उनमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है इन डिफरेंट एरियाज, वो मेजर किया जाता है। और अलग अलग जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका परफॉर्मेंस जो है वो भारत सरकार द्वारा रन किया गया ये पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल पे देखा जा सकता है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अपना अपना परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। डेल्टा रैंकिंग सिस्टम फॉलो की जाती है। डेल्टा रैंकिंग मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने कितना इंप्रूवमेंट किया, उसके बेसिस पे रैंक दी जाती है। तो एब्सोल्यूट रैंकिंग नहीं कि कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे, कौन कितना डेवलप्ड है, कौन कितना बैकवर्ड है, उस बेसिस पर रैंकिंग नहीं दी जाती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंप्रूवमेंट, कि कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुंच गए, उसके बेसिस पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को रैंकिंग दी जाती है। और रैंकिंग भी इन 6 कैटेगरीज में अलग अलग होती है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में अलग अलग रैंकिंग रहती है। रैंकिंग इज नोन एज डेल्टा रैंकिंग सिस्टम। तो एब्सोल्यूट रैंकिंग नहीं होती है, डेल्टा रैंकिंग होती है कि कितना आपने इंप्रूवमेंट किया है। करंट डेवलपमेंट ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनियन मिनिस्टर्स, भारत सरकार के लेवल पे जितने मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत की और उनको कहा कि आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स को हिट कराना है, सक्सेसफुल कराना है। इसके लिए आप सब लोग जाएं और हर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कम से कम 24-24 घंटे स्पेंड करें, कम से कम एक एक दिन रह कर के आएँ हर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। इससे क्या होगा कि आपको समझ आएगा वहाँ का लोकल प्रॉब्लम्स, तो उस हिसाब से फिर अपने गवर्नेंस को हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टू ऑल यूनियन मिनिस्टर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025, इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है, याद रखिए। हर साल आज के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 5 जून को। पर्पस रहता है टू जनरेट अवेयरनेस इन द डायरेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 5 जून को हर साल ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है सिंस 1973। इट इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी मनाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन ऑर्डर टू सेव लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए जो सबसे मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया पहली बार वर्ल्ड स्केल पे, वो था 1972 में। इस कॉन्फ्रेंस को कहा गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बुलाया गया ऑन 5th जून। ये चला फ्रॉम 5th जून टू 16th जून इन 1972। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट was convened on 5th June and that is why 5th June is a monumental day, और इस दिन को फिर अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का थीम है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज द होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैसिव इरप्शन एट माउंट एटना, ये टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। जो लोग भी अगले साल प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हम लोग को देखते रहना है अभी से ही। तो माउंट एटना के बारे में समझते हैं। देखिए, इटली का जो ये वाला कोस्टल साइड है, मेडिटेरियन सी में जो ओपन होता है, वहाँ पे कई सारे ऐसे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। उसमें से एक वोल्केनिक माउंटेन है माउंट इटना। वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ होते रहते हैं। तो on the east coast of Sicily, this Mount Etna is there. You see, Sicily is in fact, ये आप देखिए पूरा इटली देश है, सिसिली ये आइलैंड है एंड इट इज लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी। और सिसिली आइलैंड पे जो इटली का आइलैंड है, वहां पे है एक माउंट इटना जो हाल फिलहाल में न्यूज में है। माउंट इटना का जो पीक है, इट इज हाईएस्ट पीक इन इटली and it is part of the southern region of Alps mountain. It is in fact largest of Europe's active volcanoes. Mount Etna was declared as World Heritage Site in 2013. यूनेस्को के हिसाब से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करता है, उसके हिसाब से माउंट इटना पिछले 5 लाख साल से वोल्केनिक इरप्शन कर रहा है। इसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ वोल्केनिक इरप्शन लगभग 2700 साल की है, लेकिन ये पिछले 5 लाख साल से लगातार वोल्केनिक इरप्शन कर रहा
है। करेंटली ये न्यूज में इसलिए आया वापस से माउंट इटना बिकॉज देयर वाज मैसिव एक्सप्लोजन around Mount Etna because of volcanic eruption that led to release of huge amount of ash, smoke and rock fragment. आप माउंट इटना के बारे में जरूर पढ़ते होंगे अपने बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी क्लासेस में। देखिए माउंट इटना के बारे में हमने देखा, लेकिन एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और देख लीजिए। माउंट इटना से थोड़ी दूरी पे यहाँ पे है माउंट स्ट्रोम्बोली, एंड माउंट स्ट्रोम्बोली इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियंस इसलिए कहा जाता है माउंट स्ट्रोम्बोली को, क्योंकि ये लगातार इरप्ट होता रहता है। इट इज वेरी कंटिन्यूअस इन इट्स वोल्केनिक इरप्शन, तो इसीलिए रात के टाइम ऐसा लगता है कि लाइट हाउस है किसी भी शिप के लिए जो कम्स इन द विच मूव्स इन द मेडिटेरियन सी। दैट इज व्हाई माउंट स्ट्रोम्बोली हैज अर्नड अ निकनेम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि सुबनसिरी इज नॉट लेफ्ट हैंड बट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ब्रह्मपुत्रा नदी के ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से तो सिंपल प्रश्न था कि दे रिलीज एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही थे। स्नोफ्लेक समिट में सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट सेज कि एआई इज नाउ रेडी फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। यहाँ पे उल्टा स्टेटमेंट करके लिखा हुआ है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।